श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की भेंट वार्ता में आपका। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। आज हम 24 मार्च के दिन मना रहे हैं विश्व टीबी दिवस, यानी क्षय रोग और तपेदिक के नाम से भी इसे जानते हैं। खासकर इसका उद्देश्य होता है कि टीबी के बारे में लोगों के भीतर जागरूकता फैलाना, रोकथाम और निदान कैसे हो सकता है, बीमारी को कैसे रोका जाए। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर तलहा साद। आप प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं टीबी एवं चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर से। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हम टीबी की बात कर रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से ये बीमारी हमारे समाज में, देश दुनिया में पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बेहद बुनियादी सवाल कि टीबी क्या है और ये कैसे होता है, और खासकर किस तरह के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि टीबी की बीमारी जो है उसके बारे में कई लोगों को कई प्रकार की भ्रांति रहा करती है, और इस वजह से उन लोगों के मन में भावना रहा करती है कि टीबी, सबसे पहली बात तो है कि लोगों को लगता है कि टीबी एक लाइलाज बीमारी है, एक बार अगर हो गई है तो अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात इसके लिए समझने की है कि टीबी एक सूक्ष्म जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जीवाणु है, उसकी वजह से हो रहा होता है। और सबसे खास बात यह है कि ये जीवाणु वातावरण में खास करके छींकने और खांसने की वजह से फैलता है। अब ये खांसने और छींकने की वजह से छोटे छोटे जो कण आपके छींक से और खांसने की वजह से बाहरी वातावरण में फैल रहे होते हैं, जब ये दूसरा व्यक्ति सांस ले रहा होता है तो उसके सांस के द्वारा उसके फेफड़े में चला जा रहा होता है, और ये जाकर के फेफड़े में ये इन्फेक्शन पैदा कर रहा होता है और उसकी बीमारी बना रहा होता है। पर अधिकांश लोगों के मन में ये भावना होती है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि खांसी होना जरूरी होता है या ये फेफड़े की बीमारी है, पर ये सच बात नहीं है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर एक अंग को शामिल कर ले सकती है। ये आंख की भी टीबी हो सकती है, फेफड़े की भी टीबी हो सकती है, लीवर की भी टीबी हो सकती है, दिल की भी टीबी हो सकती है, दिमाग की टीबी भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में भी टीबी हो सकती है, शरीर के हर एक हड्डी में भी ये टीबी हो सकती है, चर्म में भी ये टीबी हो सकती है, यहाँ तक कि महिलाओं में बच्चेदानी में भी टीबी हो सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे बड़ी वजह जो महिलाओं में बांझपन की होती है वो टीबी ही होती है। सो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीबी की बीमारी एक सूक्ष्म जीवाणु की वजह से तो होती है, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ये फैलती है वो खांसने और छींकने की वजह से होती है। और अधिकांश समय हम सभी लोग जब खांसते और छींकते हैं तो सही तरीके से अपनी कोहनी के ऊपर या रुमाल रख करके खांसते या छींकते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बाहरी वातावरण में फैल जाती है और सांस के द्वारा दूसरे मरीजों में ये बीमारी चली जा रही होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये फेफड़े में ज़रूर जाती तो है, लेकिन वहाँ पर ये शांति से बैठ जाती है और ब्लड के बहाव से ये शरीर के दूसरे अंगों में चली जाती है और वहाँ पर ये बीमारी पैदा कर देती है। फ़र्क इतना होता है कि फेफड़े की जो बीमारी टीबी की होती है वो दूसरे लोगों में संक्रमित हो सकती है, लेकिन फेफड़े के बाहर जो टीबी होती है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, वो दूसरे लोगों में संक्रमित नहीं हो सकती है। जैसे किसी को अगर आंख की टीबी है या दिल की टीबी है या अगर हड्डी की टीबी है तो उनके मन में एक भावना रहती है कि क्या हमारे परिवार को और दूसरे लोगों को ये बीमारी हो सकती है, तो नहीं होगी। अगर फेफड़े की टीबी है तो ये दूसरे लोगों को संक्रमित हो सकती है, लेकिन अगर फेफड़े के बाहर की टीबी है तो ये दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं हो सकती है। अब जो आपने दूसरा उसी सवाल में जुड़ा हुआ बात पूछा था कि किन लोगों में ये फेफड़े की टीबी या ये टीबी होने की संभावना अधिक होती है, तो इसमें से 2-3 बातें सबसे ज़रूरी समझने की हो रही होती हैं। जहाँ पर भी शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जा रहा होता है, उन सारी परिस्थितियों में टीबी होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। ये बिल्कुल एक आसान सी बात है कि टीबी एक जीवाणु की वजह से हो रहा है। जीवाणु जहाँ पर भी देख रहा होता है कि कोई कमज़ोर है तो उस पर अटैक कर देता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर बैंक में अगर सुरक्षाकर्मी नहीं होंगे तो हर गुंडा मवाली वहाँ पहुँच करके बैंक लूटने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जा रहा होता है तो कई अलग अलग बीमारियाँ वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती हैं। उसी में एक टीबी भी है। अब ये अलग
अलग अलग बीमारियों का और ये टीबी का जो कि फेफड़े में कमज़ोर हो जाना, फेफड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फेफड़ा ही उसका एंट्री पॉइंट है, समझिए उसके लिए एक गेट की तरह है, उसके लिए एक दरवाजे की तरह है जिससे कि ये कीटाणु अंदर की तरफ घुस रहा होता है। तो आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसा आपका काम हो जिससे कि फेफड़ा कमज़ोर हो रहा हो तो ये बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक है। तो मैंने कहा कि फेफड़े में अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का आप बीड़ी, सिगरेट या दारू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इन लोगों में टीबी होने की संभावना सबसे अधिक हो रही होती है। दूसरी चीज़ है कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। शुगर की बीमारी आसान शब्दों में आपको समझने की कोशिश करूँगा कि खून में शुगर की मात्रा अधिक है। तो क्योंकि ये फेफड़े की टीबी, जो खून का बहाव जो है वो फेफड़े में सबसे अधिक हो रहा होता है, मतलब कि शुगर का बहाव जो है फेफड़े में बहुत अधिक है। खाना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शुगर एक प्रकार का खाना है। कीटाणु बहुत खुश हो जाते हैं और कीटाणु का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा होता है। इसी वजह से शुगर की जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनमें भी टीबी की बीमारी होने की संभावना काफ़ी अधिक हो रही होती है। तो मिला करके 3 बातें हो गई। जहाँ कहीं पर भी शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ रहा है, चाहे आपके सही तरीके से खान पान नहीं करने की वजह से या किसी एक ऐसी बीमारी के वजह से जिससे कि आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ रहा है, जिसमें HIV भी शामिल है, और अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं या दारू पी रहे हैं तो इन सारी कंडीशंस में आपका जो है फेफड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है। और तीसरा जो शुगर की बीमारी है, इन सारी परिस्थितियों में टीबी होने की संभावना काफ़ी अधिक हो रही होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया कि किन लोगों में टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। और टीबी की बीमारी सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है, फेफड़े के अलावा शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है। लेकिन चूंकि फेफड़ा प्रवेश द्वार होता है बैक्टीरिया का और फेफड़े के माध्यम से ही फेफड़े की टीबी ही संक्रामक टीबी होती है, इसलिए इसकी बात ज़्यादा होती है। आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी के लक्षण क्या है। यदि किसी व्यक्ति में फेफड़े की टीबी पाई जाती है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे लक्षण को पहचानें, लक्षण को पहचानने के बाद जाँच और इलाज क्या है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है क्योंकि टीबी के मूल लक्षण 2, 3, 4 हो रहे होते हैं, जिनमें कि सबसे बुनियादी लक्षण जो है वो है कि 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा लंबी खांसी हो रही है तो अगर 2 हफ्ते से लंबी खांसी अगर किसी को भी है तो उसको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अपने नज़दीक के जो डॉक्टर साहब हैं उनको ज़रूर से जांच करा लेनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सूचक हो सकता है आपके फेफड़े में टीबी मौजूद होने का। लेकिन इसके साथ ही साथ 2-3 और बातें होती हैं। दूसरी चीज़ है कि हल्का हल्का बुखार बना रहना, जो कि समय के साथ ज़्यादा लंबा समय अगर हो गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीर में जीवाणु की संख्या बढ़ जाएगी, तो वो बुखार की मात्रा भी बढ़ जा रही होती है। तीसरी चीज़ है कि बुखार और खांसी के साथ साथ शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा दिखने लग रहा होता है, भूख बिल्कुल नहीं लग पा रही होती है। सो भूख नहीं लगना, खांसी चलना और बुखार रहना, ये मूल लक्षण हो रहे होते हैं टीबी के। इसके साथ ही साथ खास बात ये है कि जो ये खांसी जो चल रही होती है उसमें जो खखार आ रहा होता है उसकी खखार की जांच करवाने की ज़रूरत हो रही होती है। ये टीबी में खखार की जांच का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ ही साथ 2-3 और जांचें जो हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो सबसे बुनियादी जांच है वो है खखार की जांच। खखार की जांच को 2 अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। एक खखार की जांच होती है जिसको कि हम जो कि स्पुटम AFB माइक्रोस्कोपी से चेक कर रहे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से हम ये देख रहे होते हैं कि उसमें जीवाणु मौजूद हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ एक जांच होती है जो कि अब हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल बढ़ा है, उसका नाम है CB नाट की जांच। CB नाट मतलब होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये जो जांच है इससे एक ही बार में ये पता चल जा रहा होता है कि ये जो टीबी की बीमारी आपको है, ये टीबी की बीमारी आपको मौजूद है, हाँ या ना। और दूसरी चीज़ कि ये टीबी की बीमारी जो आपको अगर है, अगर हाँ है, तो उस स्थिति में ये MDR मतलब जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या जिसे कि संकीर्ण टीबी कहते हैं मौजूद है, या ये नॉर्मल वाली टीबी मौजूद है। तो CB नाट की जांच से दोनों बातें एक ही बार में मालूम चल जा रही होती है कि क्या आपको संकीर्ण टीबी है अथवा नॉर्मल टीबी है, या आपको टीबी है ही या नहीं है।
सो ये 2 जांचों से खखार के काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई है। दूसरी जांच जो कि बहुत ही बुनियादी जांच है वो है छाती का एक्सरे। छाती के एक्सरे से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा होता है और पता चल पा रहा होता है कि फेफड़े में कितना ज़्यादा संक्रमण बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ और जो बड़ी जांचें हो रही होती हैं उनमें सीटी स्कैन भी मौजूद होता है और साथ ही साथ दूरबीन के द्वारा फेफड़े की सूक्ष्म जगहों पे जाकर के भी हम ये जांच कर पाते हैं और देख पाते हैं कि अंदर में फेफड़े की स्थिति क्या है। ये फेफड़े की जो जांच जो दूरबीन द्वारा की जा रही होती है उसे ब्रोंकोस्कोपी की जांच कहते हैं और ये ब्रोंकोस्कोपी की जांच हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि जांचें कई प्रकार की होती हैं, लेकिन बलगम यानी खखार की जांच से ही आप पता कर सकते हैं कि टीबी की बीमारी है या नहीं है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि टीबी का संपूर्ण इलाज संभव है। लोग मानते हैं कि एक आम धारणा है, गलत धारणा है, मिथक है कि टीबी लाइलाज है, जबकि टीबी लाइलाज नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि वो टीबी के मरीज़ हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवा भी खाते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये जो टीबी का इलाज है ये और दूसरे इलाज से काफ़ी भिन्न है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश जो इलाज आप समझते होंगे वो हफ्ते भर का होता है, 10 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है और उसके बाद ये इलाज बंद हो जा रहा होता है। टीबी के साथ एक बुराई वाली बात यह है कि अभी वर्तमान में जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं टीबी के लिए, उसके लिए कम से कम आपको नॉर्मल वाली टीबी में 6 महीने का कोर्स करने की ज़रूरत हो रही होती है और जो संकीर्ण टीबी है उसके इलाज के लिए 9 से 11 महीने का इलाज कराने की ज़रूरत हो रही होती है। अब 6 महीने के इलाज में अधिकांश समय में मरीज़ के मन में ये भावना रहती है कि जब तक मेरी तबीयत खराब है तब तक तो मैं दवाइयाँ लूँगा और जैसे ही उसकी तबीयत में सुधार हो रहा होता है तो वो दवाइयाँ छोड़ दे रहा होता है। ये उसके सबसे बुनियादी दवाइयों के फेल हो जाने का और उसकी बीमारी ठीक नहीं होने का कारण बनता है। सो ये दवाइयाँ उसको बहुत ईमानदारी से लग करके पूरे 6 महीने का कोर्स करना चाहिए। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके श्रोताओं को भी ये जानकारी हो कि ये जो दवाई है टीबी की ये मुफ्त में डॉट्स के नाम से मिलती है और ये सरकारी अस्पताल से आपको जब ये दवाइयाँ मिलने लगती हैं तो आपके घर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ही आंगनबाड़ी जो करता होती है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके घरों पे ही ला करके टीबी की दवाइयाँ दे करके जा रही होती है। सो आप अगर अच्छे से लग करके दवाइयाँ खाएंगे जो कि मुफ्त में आपको दवाइयाँ मिल रही हैं तो इसका संपूर्ण इलाज संभव है। जी डॉक्टर साहब, बहुत उपयोगी जानकारी आपने बताई कि इसका संपूर्ण इलाज संभव है और जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ से आपको ये दवाइयाँ डॉट्स के नाम से जानी जाती हैं। 6 महीने का इलाज होता है, आपने बताया। आराम से आदमी मुफ्त में पा सकता है, पूरा इलाज करके स्वस्थ हो सकता है। यहाँ पर बस आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीबी जो है आपने बताया कि बहुत लंबे समय से हमारे देश में, समाज में है और टीबी का इलाज भी संभव है। तो क्या कारण है कि अन्य बीमारियां जो समय के साथ आईं और चली गईं, उन्मूलन भी उनका हो गया, बड़ी बड़ी महामारियां चली गईं, लेकिन टीबी आज भी हमारे समाज में पाया जा रहा है? इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी जवाब दिया कि अधिकांश समय में क्या है कि इसकी जो बीमारी है जब इसकी तीव्रता ज़्यादा रहा करती है, जब ये एकदम मरीज़ परेशान रहा करता है, उसका बुखार तेज रहा करता है, उसकी खांसी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, उसके शरीर में कमज़ोरी ज़्यादा रहा करती है, तो इन सारी परिस्थितियों में वो दवाई लेने के लिए तैयार रहता है और वो दवाई लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो दवाइयाँ लेता है और उसकी बीमारी में सुधार हो रहा होता है तो वो अपनी दवाइयों को छोड़ने लग जाया करता है। दवाइयों को छोड़ने की वजह से ही ये पूरा सही उसका इलाज नहीं हो पाता है। अधिकांश समय में मैंने मरीज से जब भी बात करी है तो वो पूरे दम से ये बात को रखते हैं कि मैंने ईमानदारी से 6 महीने की दवाइयाँ खाई और इसके पश्चात भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। जबकि अगर मैं उसकी और पड़ताल करता हूँ तो हमेशा ये वाली बात को पाता हूँ कि वो अपनी दवाइयों के प्रति ईमानदार नहीं रहा करता है। अब समस्या वाली बात ये हो जाती है कि अगर आप एक बार शुरुआती स्टेज में ही अगर आप अच्छे से ईमानदारी से लग करके 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जा रही होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से दवाइयाँ नहीं करते हैं और आप दवाई छोड़ करके खा रहे होते हैं और आपने जैसे तैसे अपने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो होता ये है कि आपके कई हिस्से फेफड़े के खराब से हो जा रहे होते हैं,
खराब मतलब वो परमानेंटली खराब हो जा रहे होते हैं, अब उनका कोई विशेष उपाय हो नहीं रहा होता है। कहने की बात यह है कि अगर कुछ हिस्से अगर आपके फेफड़े के खराब ही हो गए हैं और बचे हुए हिस्से से ही आप काम चला रहे होते हैं, जिनको कि हम कैविटी कहते हैं कि कैविटी बन गई है, तो अब उन हिस्से में फेफड़े का क्या है कि वो जीवन पर्यंत के लिए कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, और उसमें बार बार इन्फेक्शन दूसरे और कीटाणुओं के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही होती है। और उसकी चूंकि उसने सही तरीके से अपनी दवाइयाँ नहीं कंप्लीट करी हैं, इसलिए वो कीटाणु भी उसके फेफड़े में बचे रह जाते हैं और कुछ साल, कुछ महीने, कई साल गुजर जाने के बाद फिर से वो बीमारी पलट सी जा रही होती है। अगर सही से लग करके अगर वो दवाइयाँ खाए तो ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जा सकती है। ये बीमारी को लाइलाज ना माने और इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, दवाई का संपूर्ण सेवन करना, इलाज का संपूर्ण रूप से लेना बहुत ज़रूरी है, पूरे कोर्स को करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के पलट के आने की वजह यह है कि दवा पूरे कोर्स के लिए सही तरीके से और सही समय तक ली नहीं गई। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बस चलते चलते ये बीमारी ना हो, इसके लिए जो एहतियात हैं, जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जो दवा है या फिर टीकाकरण है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस बीमारी को संपूर्ण रूप से इसका उन्मूलन कर सकें? दो एक बातें बहुत ज़रूरी, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया कि जब कभी भी अगर आप खांसते या छींकते हैं तो आप हमेशा एक आदत अपने में, अपने बच्चों में ये डालने की कोशिश करें कि जैसे कि कोरोना के समय जब भी कोई खांसता या छींकता था तो उसे हमेशा मास्क लगा लेना चाहिए, नहीं तो खांसते छींकते समय कोहनी के ऊपर खांसना छींकना चाहिए ताकि बाहरी वातावरण में उसकी खांसने और छींकने की वजह से कीटाणु ना फैलें। दूसरी चीज़ कि हमेशा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए जो गलत काम हैं, जैसे कि दारू पीना, धूम्रपान करना, इन सभी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि जो और दूसरी बीमारियां अगर आपको हैं, शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उन सारी बीमारियों की दवाइयों को आपको अच्छे से सेवन करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बीमारी जो कि टीबी के साथ जुड़ी हुई है वो शुगर और HIV है। हमें अपनी दवाइयों का जो भी बीमारी अगर है तो उनका सही से सेवन करना चाहिए। चौथी बात ये है कि ये अगर परिवार में कोई दूसरा जन जिसको कि अगर ये बीमारी स्थापित हो चुकी है और अगर वो दवाइयाँ खा रहा है तो सरकार की ओर से परिवार के दूसरे जन को बीमारी से बचने के लिए एहतियात के तौर पे पहले से ही दवाइयाँ 1 गोली प्रतिदिन खाने की, आइसोनियाजिड की 1 गोली प्रतिदिन खाने से बचाव का प्रावधान है और ये सरकार की तरफ से फ्री में दी जा रही है। ये दवाई जो है उनको हमेशा लेनी चाहिए जब तक कि उनके परिवार के जन का जिसको कि ये बीमारी है वो अपना पूरा कंप्लीट कोर्स ना कर लें। अंत में जो सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहूँगा वो है कि आपको अपना सही इलाज और पूरा इलाज करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात से समाप्त करना चाहेंगे कि सही इलाज और संपूर्ण इलाज लें, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं, तभी हम इस बीमारी को जो है जड़ से मिटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर तलहा साद आपका कि आपने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आप हमारे स्टूडियो में आए और टीबी के बारे में, टीबी उन्मूलन के बारे में बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।